द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। देखिए, जीवन बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका वर्णन पहले भी आ चुका है, मगर आपने मृत्यु के केस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अभी ये नहीं जाना। तो चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जीवन बीमा पॉलिसी लेते ही इसीलिए हैं कि यदि किसी साझेदार के जीवन की हानि होती है अर्थात मृत्यु होती है, तो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि का आसानी से भुगतान कर दिया जाए। और इसमें उपयोग में आती है वो राशि जो जीवन बीमा कंपनी से हमें यानी कि साझेदारों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुल मिला करके जीवन बीमा पॉलिसी डेथ के केस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी दो प्रकार से ली जाती है। एक तो ये ली जाती है जब इसका ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है, यानी कि इसका जो रिस्क कवर होता है ये सारे साझेदारों के जीवन के लिए होता है। और कभी कभी जो फर्म होती है वो साझेदारों के व्यक्तिगत या अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसी भी कराती है। इन दोनों पहलुओं को हम जानेंगे। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पहला टॉपिक। फिर हम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जाएंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी दो टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक आएगा कि प्रीमियम की राशि को व्यापारिक व्यय मानना, यानी कि आप इसे फर्म के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में इस व्यय को दिखाते हैं और हर साल इसे अपलिखित करते हैं। तो आप सबसे पहले जब व्यय करते हैं तो आप जानते हैं व्ययों को किया जाता है डेबिट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम माने होता है किस्त, जितनी भी किस्त आप चुकाएंगे हर साल जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, वो यहाँ पर डेबिट होगा और पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट होगा फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर JLP मेड। प्रीमियम फॉर JLP मेड, ठीक है, ये लिखा जाना चाहिए पूरा। फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर JLP या प्रीमियम ऑफ JLP भी यहाँ कर सकते हैं मेड। फिर इस प्रीमियम को जैसे कि सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सिमिलरली इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। सेम अकाउंट जो डेबिट हुआ था उसे यहाँ क्रेडिट कर दिया गया है। और फॉर प्रीमियम ऑफ JLP या JLP प्रीमियम ट्रांसफ़र टू, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर JLP प्रीमियम ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो ये दो प्रविष्टियाँ परिपक्व तिथि तक प्रत्येक वर्ष तक की जाएंगी। हर साल आप पेमेंट करेंगे JLP के प्रीमियम का और साल के आखिर में आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये दोनों एंट्रीज तो हर साल की ही जाएंगी। साझेदार की मृत्यु या पॉलिसी के मैच्योर या परिपक्व होने पर इन दोनों में से दशाओं में से आप क्या करेंगे, कोई भी एक स्थिति हो तो आप पॉलिसी की राशि पाएंगे मैच्योरिटी पर भी या मृत्यु पर भी। तो जब राशि पाएंगे तो पैसा आएगा ना, तो पैसा आने की स्थिति में आप क्या एंट्री करते हैं, पैसा आने की स्थिति में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और फाइनली जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ध्यान रखिएगा कि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है, न कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट तो जितने से डेबिट हो रहा था उसी अमाउंट के साथ वो क्रेडिट भी हो रहा था और ख़त्म होता चला जा रहा था, लेकिन ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ये पहली बार क्रेडिट होगा यहाँ पे। इसका तात्पर्य यह है कि बैंक अकाउंट आपको जो पैसा मिला है वो JLP एक तरह की गेन के तौर पे मिला है और इस गेन को सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, JLP अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स में बांटने के लिए आप इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, यानी कि जनरल एंट्री होगी जो JLP डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह विधि जो है वो दोषपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानना कुछ विद्वान उचित नहीं मानते, क्योंकि जीवन बीमा एक विशेष प्रकार का विनियोग भी होता है। विनियोग इसलिए, देखिए विनियोग क्या होता है, जब आप आज कुछ पैसा लगाना शुरू करें, आज कुछ पैसा कहीं पे डिपॉजिट करें और उसके जो लाभ हैं वो ओवर द ईयर्स
यानी कि कई वर्षों के बाद आपको उसके लाभ मिलें। तो यही तो विनियोग होता है। आज आप शेयर खरीदते हैं, आज आप एफडी कराते हैं, 7 साल बाद वो आपको दुगनी मिलती है, ठीक है ना, डबल मिलती है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? क्या ये व्यय है? जी नहीं। ये क्या है? आज आप पैसा लगा कम रहे हैं और आपको 7 साल बाद वो डबल मिल रही, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कहेंगे किसको? तो टेक्निकली अगर आप ऊपर अभी आपने जो पढ़ा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को अगर आप एक्सपेंस माने तो ये तकनीकी रूप से दोषपूर्ण है। तो दोष ना रहे इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप इसे विनियोग मान करके भी इसका लेखा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि 4 एंट्रीज आप करते हैं जब आप प्रीमियम की राशि को व्यापारिक व्यय मानते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है प्रीमियम की राशि भुगतान करने की। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, पॉलिसी के मैच्योर होने पर या साझेदार की मृत्यु होने पर। इन दोनों परिस्थितियों में आप 2 और एंट्रीज करेंगे, एक पॉलिसी की रकम प्राप्त करने की और दूसरी पॉलिसी की रकम साझेदारों के खाते में उनके ओल्ड रेशियो में या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ तो डेथ है, इसमें कोई न्यू और ओल्ड का मतलब ही नहीं है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट करता है उसी में ये जेएलपी की अमाउंट बांटने की। ये 4 एंट्रीज करेंगे। चूँकि जीवन बीमा एक तरह का विनियोग ही माना जाता है तो इसे व्यापारिक व्यय मानना उचित नहीं माना जाता, अनुचित कहते हैं कुछ विद्वान। तो हम इसे विनियोग माने अगर तो क्या एंट्री करेंगे, अब हम ये जानते हैं। जेएलपी को अगर हम विनियोग माने तो इसमें सबसे पहले पेमेंट तो आप फिर भी करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जेएलपी प्रीमियम ना लिख करके क्या लिखेंगे? जेएलपी अकाउंट। ठीक, जेएलपी अकाउंट आप लिखेंगे। जेएलपी पॉलिसी या जेएलपी अकाउंट डेबिट, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ जेएलपी मेड, प्रीमियम ऑफ जेएलपी मेड। ओके, देन एक ही, क्योंकि जब आप भुगतान करेंगे तो जब आप इसे इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो साल के आखिर में आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल एक एंट्री होगी जब साझेदार की मृत्यु हो या मैच्योरिटी आ जाए जेएलपी की, तो उस दौरान बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट एंट्री होगी और उसके बाद में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे जेएलपी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक एंट्री हर साल जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, बस वो नहीं होगी। लेकिन इस विधि का भी एक दोष है। दोष यह है कि इस विधि में स्थित विवरण में इसे समर्पण मूल्य पर नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अतः स्थित विवरण फर्म की ठीक आर्थिक स्थिति नहीं दिखाता है। दूसरे, प्रीमियम की राशि को लाभांश खाते में हस्तांतरित करने की कोई व्यवस्था की ही नहीं जाती है। मतलब समझना, आप इसमें जितनी धनराशि चुकाते हैं केवल उतना ही लेखा असेट साइड में किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मान लिया आप हर साल 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं जेएलपी के अंतर्गत और अभी आपको जमा करते करते 5 साल हुए हैं, तो आपने अभी तक जितना जमा किया वो कितना है? 50,000। तो आपके खाते में इस विधि के अंतर्गत बैलेंस शीट में असेट साइड में जेएलपी नज़र आएगी और वो कितने से नज़र आएगी? 10,000 गुणे 5 यानी कि 50,000 से। जबकि अगर आप अभी 5 साल के आखिर में अगर आप अभी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी को ख़त्म करके उससे पैसा प्राप्त करना चाहें, जिसे बोलते हैं पॉलिसी को इनकैश कराना, तो अगर आप इनकैश कराना चाहें तो आपको ये पूरे 50,000 नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेगा उसमें कुछ तमाम तरह के लीगल चार्जेस हैं, कुछ कंपनी के और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि बाकायदा नियम में होते हैं। उनकी कटौती करने के बाद कंपनी आपको हो सकता है कि 40,000 या 45,000 या 35,000 ऐसा कुछ दे। तो वो जो कंपनी दे सकती है 5 साल बाद जब आप बैलेंस शीट अपनी बना रहे हैं, तो वो समर्पण राशि कहलाती है। नियम ये है कि स्थित विवरण में जेएलपी में जो भी पैसा आपको मिल सकता है उस डेट में, जो बैलेंस शीट बनाने की डेट है, उसका वर्णन वहाँ किया जाना चाहिए। लेकिन इस विधि में सरेंडर वैल्यू पर नहीं दिखाया जाता। इस विधि में जितना हम प्रीमियम पे कर चुके हैं 10,000, 5 साल का 50,000 वही दिखाया जाता है। तो ये इस दृष्टि से थोड़ा सा गलत होता है।
तो इसका समाधान क्या निकाला गया है? समाधान सरेंडर वैल्यू है। उस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ें कि अगर हम इसे व्यापारिक व्यय माने या विनियोग माने तो क्या लिखा होगा। तो देखिए, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 2012 में 1,20,000 की एक संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 10,000 रुपये के प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है। 8 मार्च 2015 को बी का निधन हो गया। कब हो गया? 8 मार्च 2015 को। और बीमा कंपनी से 3 सितंबर 2015 को दावे का भुगतान मिल गया। पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद किया जाता था। इन दशाओं पर आपको जनरल की एंट्रीज करनी है, ये मानते हुए पहले में कि इसे प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाए और दूसरे में इसे इन्वेस्टमेंट माना जाए। दोनों की एंट्रीज अभी हमने पढ़ी हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पहले करते हैं जब हम जेएलपी को एक्सपेंस मानते हैं। तो आप देखिए कि कब पेमेंट किया जाता है। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को। तो आप सबसे पहले जो ईयर दिया गया है 2012, तो 2012 डालेंगे और जनवरी 1 डालेंगे। 2012 जनवरी 1 हम ये मान रहे हैं कि जब प्रीमियम को एक्सपेंस माना गया है तब एंट्री क्या होगी। तो ज़रा ध्यान से आप देखें। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर जेएलपी मेड। ओके, देन साल के आखिर में खाते कब क्लोज किए जाते हैं? ऊपर दिया गया था 31 दिसंबर को। तो 1 साल बाद आप ये 1 साल के अंत में, पहले साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम करके फॉर प्रीमियम ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट की एंट्री कर देंगे। ये पहले साल की एंट्रीज हो गई। तो 2013 में फिर से जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 13 के आखिर में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। 2014 के प्रारंभ में फिर से आपने प्रीमियम का भुगतान किया है, फिर से ट्रांसफ़र किया है 2014 के आखिर में। फिर 2015 में आप फिर से जनवरी 1 को प्रीमियम का भुगतान करेंगे। करना ही है क्योंकि जनवरी 1 पहले है। फिर सितंबर 3 को कुछ दुर्घटना हुई है, मार्च में दुर्घटना हुई है। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री जो है वो हो गई पेमेंट की, प्रीमियम की। देन मार्च में डेथ हुई है, तो डेथ होने पर आप इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। जब सितंबर 3 को पैसा मिलेगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। पॉलिसी जितने की थी, डेथ पर उतना ही पैसा मिल जाता है। फॉर सम एश्योर्ड यानी कि जिसका एश्योरेंस दिया गया था, कि जितना आश्वासन दिया गया था, आश्वासित रकम यानी कि आश्वासन दी गई रकम वो कितनी होती है? जितने की पॉलिसी होती है। जब 1,20,000 की पॉलिसी है तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी इस बात का आश्वासन देती है कि मैच्योरिटी या मृत्यु होने की स्थिति में हम आपको इतनी रकम देने का आश्वासन देते हैं। तो उतनी ही अश्योर्ड या आश्वासित रकम मिल गई है बी की डेथ पर। और फिर आपने जो भी साझेदार थे ए और बी के, उनके खातों में ये 1,20,000 उनके अनुपात में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। और साल के आखिर में 31 दिसंबर को जो आपने प्रीमियम पे किया था 10,000, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ट्रांसफ़र आप करेंगे ही करेंगे। तो ये होती है। इसमें एक चीज़ समझने की है कि जब डेथ होती है तो डेथ के समय आपको कोई लिखा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, जब हम प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट माने तब एंट्री क्या करेंगे? तो सबसे पहले भुगतान करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट। यहाँ जेएलपी है केवल, जेएलपी प्रीमियम नहीं है। ठीक है। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जनवरी 2013 में, 2014 में और 2015 में। ये सेम एंट्रीज आप करेंगे 2015 में भी। और 2015 के बाद आप ये 10-10 हज़ार रुपये पे करते रहें, फिर आप ये पैसा प्राप्त कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इसमें एक ही अंतर है कि इसमें हर साल जो वहाँ एक्सपेंस जब हम इसे मानते थे तो हर साल पीएनएल अकाउंट में हम जो ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, वो ट्रांसफ़र यहाँ नहीं किया जाता जब हम इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको शायद। तो फ़िलहाल ये जो अमाउंट है यहाँ ज़रा सा समझिए, इन्होंने नोट दिया
ये एक नोट है, इसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जेएलपी यहाँ पे 80,000 से क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने अभी जो इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था, आपको मिले कितने हैं? आपको जो मिले हैं वो मिले हैं 1,20,000, है ना? मिले कितने? 1,20,000। और आपने अभी तक ट्रांसफ़र कितना किया था? 40,000, है ना? आपने कितना किया था? 40,000। तो ये कुल मिलाकर के इसे समझने की स्थिति है कि आपने जो 40,000 का अभी तक विनियोग किया था उसमें 1,20,000 मिले, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ? क्योंकि ये खर्चा तो आपने दिखाया नहीं था, तो ये तो आप इन्वेस्ट कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं पे आपकी लागत लगी समझना ज़रा कि कहीं पे आपकी लागत 40,000 लगी थी और उस पर आपको मिला है 1,20,000, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? वो 80,000 होगा ना। तो इसीलिए साझेदारों में जो बांटा गया वो 80,000 प्रॉफिट बांटा गया। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इतना ही। बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को संपत्ति मान करके भी लिखा कर सकते हैं।